नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल के इस शानदार कार्यक्रम जिसके द्वारा आपको जो है वो न्यूज और न्यूज की एनालिसिस मिलती है। और कार्यक्रम का नाम भी हमने रखा है न्यूज एंड एनालिसिस। और इसमें जो है पिछले हफ्ते चली एक महत्वपूर्ण न्यूज जो पंजाब को लेकर के है। पंजाब के अंदर अमृतपाल नाम का एक शख्स जिसने खालिस्तान की मांग उठाई। और ये खालिस्तान जो है वो क्या है, क्या इसके संबंधित घटनाएं पहले हुई है, इतिहास का इसका क्या कनेक्शन है, और पूरे स्वतंत्रता से लेकर के आज तक और उसके बाद और वर्तमान की हम बात करें तब तक इसका कैसा कनेक्शन है, इन सब को हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि जिन विद्यार्थियों को करंट इश्यूज़ के ऊपर पूरी डिटेल चाहिए और जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं और साथ ही अन्य विभिन्न एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि करंट एग्जाम प्रत्येक डिटेल से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आती है, तो जो भी विद्यार्थी जो है कंपटीशन एग्जाम देता है निश्चित रूप से जुड़ जाए, क्योंकि ये विषय जो होते हैं इनमें बहुत सी चीज़ें आपके काम की होती है। और निश्चित रूप से आम नागरिकों के लिए तो जानकारी के लिए बहुत बड़ा गढ़ है ही, ठीक है, तो सब कुछ इसमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कंपिटिटिव विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा नॉलेज और बहुत से क्वेश्चंस इसके थ्रू आपको मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो खालिस्तान जो है ये शब्द कब आया और किन परिस्थितियों में खालिस्तान की मांग उठी। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये समझ जाओ कि खालिस्तान है क्या। है ये कि न तो हम पाकिस्तान में जाएंगे न भारत में जाएंगे और स्वतंत्र रूप से एक अलग देश बनाएंगे और वो खालसा का देश होगा, खालिस्तान होगा, ठीक है, अलग पंजाब देश, बस ऐसा समझ लो। वही क्या है, खालिस्तान है। इस प्रकार की स्वायत्त स्वतंत्र देश, एक संप्रभु देश की मांग करना, यही खालिस्तान है। अब बात आती है इसके अंदर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जिस पे हम चर्चा करेंगे वो ये है कि इसकी मांग उठी कब। इसकी मांग उठती है जब भारत का विभाजन होता है। भारत का विभाजन होता है तो एक तो पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, दो पाकिस्तान निश्चित रूप से बनते हैं, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। उस दौरान यहाँ पर जो विभाजन हुआ पंजाब का, उस पंजाब के विभाजन में दो बड़ी चीज़ें, एक कि महाराजा रणजीत सिंह और रणजीत सिंह जी के जिनकी राजधानी जो थी वो थी लाहौर, जो कहाँ रह गई, पाकिस्तान में। और दूसरी बड़ी बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी जो है उनका जन्म स्थान ननकाना साहब, वो भी कहाँ रह गया, पाकिस्तान में। तो दोनों चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी वो कहाँ रह गई, पाकिस्तान के पंजाब में। तो यहाँ के लोगों के लिए बड़ा सेंसिटिव मामला हो गया और वो चाहते थे कैसे भी करके ये पूरी तरह से पूरा क्षेत्र जो है वो हमारा अपना बने, यानी सिखों का बने। ये बात उनके माइंड में उस समय से ही पैदा हो गई थी जब भारत का विभाजन हुआ था। लेकिन उन सब के बावजूद मामला बहुत ठंडा ही चला, ठीक था, उन लोगों ने एडजस्ट करके अपने आप को सेट करने की कोशिश की। 1966 के अंदर जो है वो बनता है पंजाब, यानी इस पूरे हिस्से में से जो पंजाबी भाषी लोग थे उनका विशेष रूप से एक प्रांत बना दिया गया, हिमाचल हरियाणा अलग करके, और विशेष रूप से विशेष प्रांत पंजाब प्रांत 1966 में बना दिया गया। इसमें 8 जिले उस समय रखे गए, वर्तमान में तो 22 हैं, लेकिन उस समय 8 जिले वहां पर रख दिए गए और इस प्रकार से पंजाब प्रांत बन गया। अब इनके माइंड में आया कि अगर अलग से प्रांत बन सकता है ना, तो अलग से देश भी बन सकता है। तो वहां के राजनीतिक दलों ने इस मामले को उठाना शुरू किया, जिसमें अकाली दल सबसे आगे खड़ा हो गया और उसने जो है एक रिपोर्ट तैयार करवाई और उस रिपोर्ट का नाम था आनंदपुर साहब प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव आता है 1973 में। और इस प्रस्ताव में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी जाती है वो है कि पंजाब से संबंधित चिन्हित क्षेत्रों की पूर्ण स्वायत्तता हमें मिलनी चाहिए, यानी पंजाब के जो भी क्षेत्र हैं वो सारे स्वायत्त होने चाहिए, उनका अलग से राज्य होना चाहिए, अलग से संविधान होना चाहिए। ये बात इस प्रस्ताव में रख दी। और यही नहीं रखी, ये मांग तो रखी, उसके साथ साथ पब्लिक कैसे जुड़े। भाई ये तो लोग वो लोग ही तो थे जो अलगाववादी थे, जो भारत से अलग होना चाहते थे, उन लोगों की तो मांग थी, आम जनता की मांग तो नहीं थी। तो आम जनता को कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो ग्रामीण जनता थी, ठीक है, यहाँ नहीं दे रखा लेकिन बता दूं आपको, ग्रामीण जनता जो थी उस ग्रामीण जनता की मांगों को भी इस आनंदपुर साहब प्रस्ताव में डाल दिया गया। अब वो पूरा प्रस्ताव बन गया। अब सरकार के पास गया, सरकार समझ गई कि मामला अलग है, मामला इन अलगाववादियों का है, तो ये अलगाववादियों वाली बात जो है वो कैसे मानी जा सकती है, बाकी तो कर देंगे लेकिन इनकी मांग मानना पूरी तरह से संभव नहीं है। और सरकार के आगे गंभीर चिंता का विषय सरकार के लिए बन गया। ये स्थिति वहां पर क्रिएट हो जाती है। कुछ मांगे मान ली जाती है, जो वाजिब मांगे थी उनको मानना शुरू कर दिया जाता है।
और काम उधर सरकार की तरफ से चल रहा होता है। लेकिन उसी दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है जिसका नाम है जनरल सिंह भिंडरेवाला। उस समय की राजनीति का महत्वपूर्ण व्यक्ति। ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ उठाने हेतु इस व्यक्ति को लेकर के आए, और लाने वाला कौन था? वो लाने वाला जो था वो था संजय गांधी। संजय गांधी लेकर के आया था इसको, ऐसा कहा जाता है। इंदिरा गांधी का चहेता बेटा संजय गांधी, वो जो है वो जनरल सिंह भिंडरेवाला को पंजाब की राजनीति में लाकर के खड़ा करता है और अकाली दल के सामने खड़ा करता है, जिससे अकाली दल ज्यादा न उठे और कांग्रेस का प्रभुत्व बढ़े। लेकिन होता यह है कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इसकी बातें ऐसी थी और वो आनंदपुर साहब रिपोर्ट का सपोर्ट करता था, और इस प्रकार से आम जनता में उसका प्रभाव बढ़ता हुआ चला गया। और बढ़ते बढ़ते 1980 के दशक के अंदर भिंडरेवाला जो है उसकी इतनी शक्ति बढ़ गई कि वह सरकार के लिए मुसीबत बन चुका था, सरकार के लिए टेंशन बन गया वो 1980 के दशक में आते आते। अब जब ये चीज़ हो जाती है 80 तक, उसका पावर बढ़ जाता है। सरकार उधर आनंदपुर साहब रिपोर्ट पे थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, कोई बड़ी बात उनके लिए थी नहीं, वो निश्चिंत थे। लेकिन ये व्यक्ति आया तो वापस चिंता बढ़ गई, क्योंकि पहले तो उस रिपोर्ट में टेंशन और अब उस रिपोर्ट को उठाने वाले व्यक्ति की टेंशन, तो दो टेंशन वहाँ क्रिएट हो जाती है। अब इस दौरान एक गतिविधि होती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो ये कि 1982 के अंदर एक धर्म युद्ध मोर्चा बनाया जाता है। वो बनाया जाता है वही भिंडरेवाला वाले लोगों के द्वारा, और जो उग्र और अलगाववादी लोग थे जो कि भारत को मतलब पंजाब को पूरी तरह से स्वतंत्र करना चाहते थे, उन लोगों के द्वारा। तो होता यह है कि उन लोगों के द्वारा जब मांग उठाई जाती है तो चूंकि सरकार तो जवाब देगी और पुलिस भी निश्चित रूप से उसका विरोध करेगी, और जब सरकार और पुलिस के सामने ये लोग खड़े थे तो विद्रोह भी होना था। और जब विद्रोह होना था तो उस स्थिति के अंदर जो स्वर्ण मंदिर है, जो सिखों का प्रमुख पवित्र मंदिर है, तो उस मंदिर में जाकर के ये अलगाववादी वहां अपनी शरण स्थली बना देते हैं और वहां सामने से पुलिस आ जाती है। तो कुल मिलाकर के आमने सामने हो गए, कौन? जो सिख अलगाववादी और इधर पुलिस और फौज आमने सामने हो गए। सरकार भी चिंता में आ गई कि करे तो क्या करे, इन लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब ऐसी स्थिति के अंदर इस व्यक्ति ने एक बड़ी गलती कर दी। किसने गलती कर दी? भिंडरेवाला ने। जो भिंडरेवाला है उसने एक बड़ी गलती क्या कर दी? इस व्यक्ति को आप देख सकते हैं, ऐसा ही अमृतपाल है, इसलिए इसको ज्यादा जोड़ करके देखते हैं लोग, ठीक है। तो उस भिंडरेवाला ने एक गलती क्या कर दी? वो गलती ये कर दी कि उसने ध्रुवीकरण करने के लिए, मतलब सिखों को अपनी तरफ खींचने के लिए हिंदुओं के बारे में या हिंदुओं का विरोध करना शुरू कर दिया। अब इस पॉइंट को उठा लिया इंदिरा गांधी ने। उसने कहा कि हाँ ये ठीक है, अब चक्कर में आ गया ये। तो फिर क्योंकि जनता को कहने के लिए तो चाहिए ना कि भाई हम इसको जो सजा दे रहे हैं उसको क्यों दे रहे हैं। तो इसने जैसे ही हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू किया और सिखों का ध्रुवीकरण करना शुरू किया, तो उसने कहा कि ये व्यक्ति अलगाववादी है और ये देश के अंदर जो है वो मामला बिगाड़ना चाहता है और सांप्रदायिक हिंसा करना चाहता है, और इस प्रकार से इसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से अलग ही प्रकार की मॉडिफाई कर दिया और इसको आतंकवादी के रूप में डेवलप कर दिया। वे इसको कंट्रोल करेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे। तो इस प्रकार से अलगाववाद जो चूंकि निश्चित रूप से गलत तो था ही कि जब भारत से अलग होने के लिए बात करेंगे, जब भारत के संविधान के भाग 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार की मांगे वैसे ही जायज नहीं होती। तो ये स्थिति तो थी ही ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब इतना विरोध हो जाता है, इतना सब कुछ विरोध होने के बाद वहां मामला बिगड़ता है और इंदिरा गांधी जो है वो अब करंट में आ जाती है। और वो क्या करती है अब वो लाती है पुलिस और फौज को कि भैया अब मारो इसको, ठीक है। अब वो लोग स्वर्ण मंदिर के नीचे गुफाएं बना रखी थी, सुरंग बना करके वो रह रहे थे। अब जो उस गुफाएं और वो सुरंग जो बना रखी थी, उन वहां अलगाववादी जो रह रहे थे उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहां स्वर्ण मंदिर, अब ज्यादा वहां पे भी जो फौजी कार्रवाई भी नहीं हो सकती, तो करे तो क्या करे। लेकिन पूरी कठोरता के साथ इंदिरा गांधी ने बड़ा जबरदस्त डिसीजन लिया और लेकर के वहां पर जो है उन सुरंगों में, या ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने गुफाएं बनाई थी, जो भी कुछ बनाया था, जैसे बंकर मान लीजिए वो एक तरह के, तो उनके अंदर तोहफे डाल करके उनको वहीं पे समाप्त कर दिया और आतंकवाद का वो या अलगाववाद का जो काला अध्याय था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो फोटो आपके सामने दिख रही है ये फौज थी और जो उग्रवादी उस समय के, और जहां बात करें अपन ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसे नाम दिया गया। 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार आया और उस ब्लू स्टार के माध्यम से जो है वो पूरी तरह से इन आतंकवादियों का या ये कह सकते हैं उग्रवादियों का खात्मा किया गया और वहां से पूरी तरह से एक बार के लिए पूरी तरह आतंक समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब एक टेंशन क्रिएट होती है। वो टेंशन क्या क्रिएट होती है कि ये तो चलो खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिखों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो गई।
क्योंकि स्वर्ण मंदिर को भी नुकसान हुआ और धार्मिक स्थल था। तो इन सब बातों को लेकर के, चूंकि सिख तो थे ही, तो पूरी तरह से धार्मिक भावनाएं आहत तो हुई इनकी। और जब वो धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे और वो जो थे उन दोनों ने मिलकर के और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी उस भावना से प्रेरित होकर के। और जैसे ही ऐसा हुआ, उधर जो कांग्रेसी थे उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। और उसके बाद यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार का परिणाम अगर हम देखें तो परिणाम के रूप में ये देख सकते हैं कि 8,000 जो सिख थे उनको मार दिया गया और पूरी तरह से भयंकर हिंसा हुई। इस प्रकार के रिकॉर्डेड आंकड़े वहां पर दिखाई देते हैं। दिल्ली में बहुत बड़ी हिंसा होती है क्योंकि कांग्रेसियों के द्वारा सिखों को मारा जाता है। बहुत बड़े स्तर के ऊपर पैमाने पर हिंसात्मक गतिविधियां होती है। ऐसे तक कहा जाता है कि जलते हुए टायर जो है वो शरीरों में डाल दिए गए थे। बहुत बुरी स्थिति, मतलब इस प्रकार की फोटो आई थी कि चिंताजनक फोटो थी। और इस प्रकार पूरा जो था वो विद्रोह वहां पर पूरे उत्तर भारत में एक तरह से ये कांग्रेस और सिखों के बीच में एक तरह का एक बहुत बड़ा माहौल खराब हो गया। अब ऐसी स्थिति में जैसे ही मामला शांत होता है, मामला शांत होने के बाद एक ऑपरेशन फिर चलता है और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलता है 1986 से 1988 के बीच। ये तो है सिख कम्युनिटी जो आपके सामने है, इधर बंदूक लेकर के जो सिख समुदाय के वो लोग जो कि अलगाववादी थे, और इधर पुलिस। अब सब चारों तरफ से पूरी तरह से मामला बिगड़ चुका था। लेकिन ये था कि उस समय इनको बहुत अधिक मात्रा में कंट्रोल कर लिया गया था। हालांकि ये पूरे 80 के दशक तक पूरा लगातार चला, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की जनता ने ही इनका सपोर्ट देना बंद कर दिया। सिखों ने, वहाँ के जो सिख समुदाय था, अधिकांश जो पंजाबी समुदाय था, उसने इनका सपोर्ट करना बंद कर दिया। और धीरे धीरे जो है जैसे सपोर्ट इनका कम हुआ और उसी के साथ में सपोर्ट कम होते ही शांति प्रारंभ हो गई और लगभग आज तक जो है पूरी शांति यहाँ पर है। लेकिन वर्तमान स्थिति में इतनी शांति होने के बाद अब जो है ये मांग उठाया जाना, खालिस्तान आंदोलन की मांग फिर से उठना, यानी खालिस्तान की फिर से मांग उठना। तो उस मांग के कारण, उस मांग में कौन कौन जिम्मेदार है? तो सबसे पहला तो ये व्यक्ति जो आपके सामने है, अमृतपाल। और जब ये मांग उठाता है तो सरकार विरोध करती है और सरकार इसको ढूंढने के लिए निकली है। ठीक है, पंजाब पुलिस पूरी कई दिनों से आज तक ढूंढने में लगी हुई है, नहीं मिल रहा, पूरी तरह से गायब है। ये कहाँ गायब है तो पुलिस ही जानती है। ठीक, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज कि ये व्यक्ति, इसने तो पूरी तरह से वहां पर मामला बिगाड़ दिया, लेकिन बिगाड़ने के साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज हमेशा से ही इन खालिस्तानियों के साथ रही, वो आंदोलन जब यहाँ भारत पे कंट्रोल हुआ उसके बाद में जो बाकी देश हैं जहाँ पर सिख रहते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ ये जो खालिस्तान का झंडा आपको दिख रहा है, ये लोग वहाँ पर आज भी खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देते रहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन देशों के अंदर प्रमुख रूप से एम्बेसी है, वहाँ की जो एम्बेसी है उस एम्बेसी के ऊपर इन्होंने काफ़ी हिंसात्मक रूप से विरोध भी किया, विद्रोह भी किया। तो इस प्रकार की गतिविधि आज चल रही है और ये जो है वो खालिस्तान मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज यहाँ तक आ गया। अब ये अगर वापस चलता है ना तो पंजाब के लिए तो घातक है ही, पूरे देश के लिए घातक है। आज पंजाब के अलग होने की मांग उठ रही है। कल मैंने बताया था आपको दक्षिण राजस्थान के अंदर जो मांग उठ रही थी, अलग से मुरुस्तान, कई मांगे जो हैं, तो इस प्रकार की कई अलग अलग मांगे उठना शुरू हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार इस पर अच्छी कार्रवाई कर भी रही है और करनी भी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार के ज्वलंत मुद्दों के साथ और उनसे जुड़े हुए करंट जीके के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।